Hello dear students, let me introduce myself. I am Dr. Puneet Gupta, your zoology mentor. I did MBBS from MGM Medical College Indore और मैंने 2001 में नीट क्रैक की थी, जिसको आप अभी नीट कहते हैं। अर्लियर इट वाज ऑल इंडिया पीएमटी, और एमपी का जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से 2001 में मैंने एमबीबीएस में एंट्री ली थी। आई एम 2007 पास आउट, और टीचिंग में मुझे 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। और इस लंबी जर्नी में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस तक पहुंचाया है। ऑल इंडिया रैंक 1 और नेशनल लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक एएफएमसी, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, सारी एग्ज़ाम्स में मैंने टॉप 100 में बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस की है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी नर्व कंडक्शन के बारे में, हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, इसके अंदर आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फिर इसमें एक आर्टिकल आता है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। किस तरीके से जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन में ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है। लेट्स हैव अ लुक। देखो बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती है वो दो तरीके से, हम उसको दो पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। एक, इफ़ यू रिकॉल कि जैसे एक्सॉन एक लंबा सा पार्ट होता है, फिर एक्सॉन के एंड को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और उसका जो सोलन टिप है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। तो पहली स्टेप में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ इम्पल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एक्सॉन टिल द एंड ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के फर्स्ट पॉइंट से एक्सॉन के एंड पॉइंट तक इम्पल्स कैसे जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सॉनल ट्रांसमिशन, जिसमें आपने स्टेप्स पढ़ रखी हैं। पोलराइज कंडीशन होती है, देन डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होता है, देन सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। फिर जब आप एक्सॉनल कंडक्शन क्लियर हो जाएगा, देन विल डिस्कस द सेकेंड टॉपिक विच वी कॉल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्स बच्चों देखो, एक आपने मिलते जुलते दो वर्ड्स पढ़े, सिनेप्स एंड सिनेप्सिस। अगर एंड में लगता है SIS, सिनेप्सिस, तो वो तो सेल साइकिल की स्टेप होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन जाइगोटिनी, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। बट इफ यू रिकॉल, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। तो वो एक न्यूरॉन से इम्पल्स जंप करके नेक्स्ट में कैसे जाएगी, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। वो भी दो स्टेप्स में होता है, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्सॉनल ट्रांसमिशन। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है। इसमें काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी बेस्ड आते हैं, कई सारे ट्रिकी स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन भी आते हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को अपन समझते चलते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं जितना भी डिस्कशन करूँगा, इट इज़ एंटायरली प्योर NCERT बेस्ड, क्योंकि जब आप एक स्टेप डिटेल में बात करते हो तो NCERT वाले जो कंटेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम संविधान से बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब NCERT, हम उसी को सब कुछ मान के चलने वाले हैं यहाँ पे। लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ एक्सॉनल ट्रांसमिशन। बच्चों एक न्यूरॉन जो है ना, अगर वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, मतलब कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, एक न्यूरॉन जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, वेयर इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, तो उस टाइम पे हम उसके एक सेगमेंट को कहते हैं पोलराइज सेगमेंट। तो जब भी आपके सामने वर्ड पोलराइज रखा हो, तो इसका मतलब होता है कि न्यूरॉन कौन सी कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, मतलब वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्लियरली मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, रेस्टिंग कंडीशन व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। NCERT का एक पॉइंट है, आपने पढ़ा है कि न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, न्यूरॉन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेबल सेल है, कंडक्ट भी करता है इम्पल्स को। आखिर न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल क्यों है? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन होती है बच्चों पोलराइज्ड। एक बात ध्यान रखना है आपको, पोलराइज सेगमेंट मतलब क्या? जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज कंडीशन। और पोलराइज कंडीशन में न्यूरॉन के होने से क्या फायदा है? दिस मेक्स न्यूरॉन एन एक्साइटेबल सेल। क्या कारण है कि न्यूरॉन एक्साइट होता है, इंपल्स को कंडक्ट करता है? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है।
मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन इस तरीके से होता है कि उनको जिस काम के लिए बनाया गया वो बेहतर तरीके से कर सके। तो न्यूरॉन्स को क्यों बनाया है? इम्पल्स को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इसलिए उसकी मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? पोलराइज्ड होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई न्यूरॉन मस्ट बी अ पोलराइज्ड? आंसर है बिकॉज इट इज एक्साइटेबल सेल, it has to receive, detect and conduct the impulse, that's why its membrane must be polarized। अब हम देखें कि पोलराइज का डिटेल क्या है, किस तरीके से ये मेम्ब्रेन होती है और कैसे होना चाहिए। बहुत ध्यान से डायग्राम समझिए बच्चों। ये है स्टेप नंबर 1, दैट इज पोलराइज्ड। तो पोलराइज में हमने ये पूरा एक्सॉन बनाया हुआ, दिस इज व्हाट? एक्सॉन। ये बच्चों पूरा क्या है? अ सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। दिस इज अ सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। यूजुअली जब आप डायग्राम बनाते हो तो ऐसे वर्टिकल न्यूरॉन बनाते हो, मैंने न्यूरॉन को ऐसे आड़ा लेटा हुआ बना दिया है ना, उसको सेगमेंट्स में कट कर दिया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है एक्सॉन का सेगमेंट। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी सेल में बाहर वाला फ्लूइड होता है, एक अंदर वाला फ्लूइड होता है। न्यूरॉन मतलब एक्सॉन भी क्या है? एक सेल है। एक्सॉन भी क्या है? सेल है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, अंदर वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अगर इसका मैं पूरा नाम लिखूंगा, यहां मैंने आईसीएफ मेंशन किया। आईसीएफ इज व्हाट? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसी को आप साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। बॉटनी में आप साइटोप्लाज्म वर्ड प्रेफर करते हो, जूलॉजी में उसी को हम कहते हैं आईसीएफ, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इसी तरह से सेल के बाहर भी एक फ्लूइड है जो इस एक्सॉन के मतलब किसी भी सेल के बाहर होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं ईसीएफ। हियर ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहां ई का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक बेसिक बात ध्यान देंगे हम, केवल न्यूरॉन की बात नहीं है, मसल्स में भी एप्लीकेबल है, बॉडी की मैक्सिमम सेल्स में एप्लीकेबल है। किसी भी सेल के बाहर वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर वाले फ्लूइड को हम कहते हैं आईसीएफ, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसमें कोई नई बात नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सेल। अब जो ध्यान से समझने की बात है, देखिए ईसीएफ में भी बहुत सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इसी तरह से आईसीएफ में भी अलग अलग आयंस होते हैं। अब हम पर्टिकुलर अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन में बच्चों ध्यान से समझो, ईसीएफ में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड है, एटसेट्रा लिखना और भी ज्यादा अच्छा है। इट हैज मेनी आयंस। ईसीएफ में कई सारे आयंस हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव आयन जो सबसे ज्यादा है ईसीएफ में वो है सोडियम। उससे थोड़ा कम पोटेशियम है, क्लोराइड भी है। तो अगर मैं ईसीएफ की बात करूं तो ईसीएफ में आपको क्या बोलना है? ओनली सोडियम या मेनली सोडियम? जब भी क्वेश्चन आता है ईसीएफ कंटेन्स ओनली सोडियम और मेनली सोडियम, तो आपको क्या बोलना है? मेनली सोडियम, क्योंकि ईसीएफ में अदर आयंस भी हैं, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम आयन। तो ईसीएफ का मेन आयन आपको क्या ध्यान रखना है? सोडियम आयन। और बाहर सोडियम ज्यादा होने के कारण जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर सरफेस कैसी दिख रही है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिवली चार्ज। किसके कारण है ये? क्योंकि सोडियम ज्यादा है बाहर, ठीक है। अब हम आईसीएफ पे ध्यान देंगे। क्या आईसीएफ में सोडियम है क्या? यस। आईसीएफ में पोटेशियम है क्या? यस। क्या आईसीएफ में ये पीआर नेगेटिव लिखा है? दिस इज प्रोटीन। ये जो पीआर है दिस इज व्हाट? प्रोटीन। ये पीआर क्या है यहां पे? प्रोटीन। तो आईसीएफ में सोडियम है क्या? यस। पोटेशियम है क्या? यस। प्रोटीन है क्या? हाँ वो भी है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, देखो सोडियम से ज्यादा पोटेशियम है, सोडियम से ज्यादा कौन है अंदर? पोटेशियम, बट उससे भी ज्यादा कौन है? प्रोटीन। आईसीएफ का मेन आयन कौन है? प्रोटीन। आपको किसी भी बुक में प्रोटीन बनाया हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर आप टेक्स्ट एनसीईआरटी भी देखोगे, किसी भी ऑथर की बुक देखोगे, प्रोटीन ड्रॉ यूजुअली नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है। प्रोटीन कैन नेवर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो बड़े प्रोटीन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए बुक्स में इनको बनाया नहीं जाता है। लेकिन एक बात समझने की है कि सेल की जो इनर सरफेस है
ये निगेटिवली चार्ज्ड है। एक्सोनल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस क्या है? निगेटिवली चार्ज। तो दिमाग में क्वेरी आपकी आना चाहिए, व्हाई नेगेटिव? भाई क्यों है नेगेटिव? अगर आप रटा हुआ आंसर याद कर लेते हो कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, अरे भाई पोटेशियम ज़्यादा है तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर निगेटिवली चार्ज क्यों है सेल मेम्ब्रेन? तो एक बात ध्यान रखना है आपको, ICF में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर निगेटिवली चार्ज विच गिव्स इनर मेम्ब्रेन अ निगेटिव चार्ज। तो कंक्लूड अगर करें हम इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है, बाहर भी सोडियम पोटेशियम है दोनों, अंदर भी सोडियम पोटेशियम है दोनों। बाहर वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, अदर आयंस के कंपेयर में ज्यादा है। वाई इनर सरफेस इज निगेटिवली चार्ज? तो हम कहेंगे कि अंदर प्रोटीन का लेवल काफी ज्यादा है। अच्छा, अगर ये आपको पूछा जाए कि बाहर का ECF का मेन पॉजिटिव आयन, ECF का मेन पॉजिटिव आयन, तो क्या बोलना है आंसर? ECF का मेन पॉजिटिव आयन पूछा तो आपको आंसर करना है सोडियम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द मेन पॉजिटिव आयन ऑफ ECF इज सोडियम। अगर आपको जबरदस्ती यही पूछ लिया कि चलो बाहर का मेन नेगेटिव बताओ, वैसे तो बाहर का नेगेटिव पूछते नहीं है कभी भी, अगर पूछा तो सोडियम के साथ क्लोराइड ज्यादा होता है, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम NCERT बेस चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है ECF का मेन पॉजिटिव आयन कौन बोलना है आपको? सोडियम आयन। ठीक है, अब अगर पूछा कि ICF का मेन पॉजिटिव आयन कौन है, मेन पॉजिटिव आयन ऑफ ICF, तो आपको बोलना है पोटेशियम। मेन पॉजिटिव आयन ऑफ ICF को क्या बोलना है आपको? पोटेशियम आयन। फिर अगर आपको पूछा व्हाई इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इज निगेटिवली चार्ज्ड, क्या कारण है कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन की अंदर वाली सरफेस निगेटिवली चार्ज्ड है, तो आपको बोलना है इट हैज अबंडेंट प्रोटीन्स विच आर निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस एक्सॉन। एक्सॉन पे इंपल्स कैसे चलती है, हम उसकी पहली स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी स्टेप है वो? पोलराइज। तो पोलराइज में समरी की क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? पोलराइज का मतलब रेस्टिंग कंडीशन ऑफ न्यूरॉन है, जब ये कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन है। अब रेस्टिंग कंडीशन में अगर न्यूरॉन है, पोलराइज्ड है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, आप कैसे इमेजिन करते हैं? एक न्यूरॉन पोलराइज्ड है, इसका क्या मतलब है समझेंगे। बाहर वाले फ्लूइड का नाम ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अंदर वाला फ्लूइड ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बाहर का मेन आयन सोडियम आयन है, अंदर का मेन आयन पॉजिटिव में हम बात करेंगे तो पोटेशियम है, नेगेटिव में हम बात करेंगे तो प्रोटीन है। आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज्ड है। ये जो पोलराइज लिखा है इसका वर्ड मीनिंग क्या है? पोलराइज मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस है और इनर सरफेस पे चार्ज माइनस है? बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज दिस सेगमेंट इज कॉल्ड पोलराइज सेगमेंट। और आपने फिजिक्स में थोड़ा बेसिक पॉइंट पढ़ा है कि जब जब पोलैरिटी में डिफरेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। हमारे न्यूरॉन के केस में पोलराइज मेम्ब्रेन पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल का नाम है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फॉर अ न्यूरॉन इट इज -70 मिलीवोल्ट। बिल्कुल याद रख लेंगे आप इसको, कई बार ये नीट में पूछा हुआ है। अच्छा, RMP की वैल्यू अलग अलग होती है, मसल्स में अलग होती है, स्केलेटल मसल में अलग है, कार्डियक मसल में अलग है। अगर न्यूरॉन्स के बारे में आपको RMP पूछेंगे सो यू हैव टू मेंशन देयर -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप पे चलते हैं। आई थिंक पोलराइज सेगमेंट बिल्कुल क्लियर है आपको। अब एक और दो तीन बातें हैं, देखिए NCERT बेस्ड। हमारी NCERT टेक्स्ट बुक, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए, पोलराइज मेम्ब्रेन एज पर NCERT। अगर मैं नहीं भी लिखता हूं ना एज पर NCERT, तो भी इसका मतलब NCERT बेस्ड ही है, सब कुछ यहां NCERT बेस्ड चल रहा है। पोलराइज मेम्ब्रेन के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक लिखती है इम्परमिएबल टू प्रोटीन्स। प्रोटीन जैसा हमने अभी देखा ICF में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और निगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज
मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। एक बात ध्यान में आप रख लेंगे, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन को परमिशन नहीं देती है क्रॉस मूव करने की। तो पोलराइज मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, किस चीज के लिए? प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल है। कौन इम्परमिएबल है प्रोटीन के लिए? पोलराइज मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा, हमारी टेक्स्ट बुक लिखती है नियरली या ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम। पोलराइज मेम्ब्रेन सोडियम के लिए लगभग, नियरली क्या है? इम्परमिएबल। बहुत थोड़ा सा सोडियम लीक हो सकता है, बहुत थोड़ा सा सोडियम लीक हो सकता है। प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्परमिएबल है, लेकिन सोडियम के लिए नियरली लगभग इम्परमिएबल, मतलब बहुत थोड़ा सा सोडियम लीक होता है। एंड पोटेशियम के लिए लिखा है कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम। इसका मतलब फ्रीली परमिएबल नहीं है, कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसका मतलब फ्रीली परमिएबल नहीं है। पोलराइज मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए थोड़ी ज्यादा परमिएबल है। पोलराइज मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए थोड़ी ज्यादा परमिएबल। किससे थोड़ी ज्यादा है? सोडियम से थोड़ी ज्यादा परमिएबल है। इट डजंट मीन इट इज फ्रीली परमिएबल। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिक एनसीईआरटी के समझ लें आप ध्यान से। पोलराइज मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए क्या है, तो आपको बिल्कुल साफ मना करना है कि इम्परमिएबल है। सोडियम के लिए भी आपको बोलना है नियरली या ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। पोटेशियम के लिए सोडियम के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा परमिएबल है, लेकिन फ्रीली परमिएबल नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम को थोड़ी सी परमिशन है मूव करने की, मेम्ब्रेन ने बोला सोडियम को कि बहुत थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो, तो सोडियम को सोचो कि किस तरफ जाना चाहिए, अंदर आना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। कैसे सोचेंगे हम? देखो, सोचने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और एक होता है आयनिक ग्रेडियंट। आपने पढ़ा होगा कोई भी सब्सटेंस खुद के ज्यादा लेवल से खुद के कम लेवल की तरफ जाता है। कोई भी सब्सटेंस खुद के ज्यादा लेवल से खुद के कम लेवल की तरफ जाता है। अभी अभी हमने देखा सोडियम कहां ज्यादा होता है? बाहर। सोडियम कहां ज्यादा होता है? बाहर। और कम होता है बहुत ही अंदर। अगर सोडियम को थोड़ी भी परमिशन मिलेगी तो सोडियम किस तरफ जाएगा? ज्यादा से कम, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो लीक चैनल्स होते हैं, सोडियम के लीक चैनल से बहुत थोड़ा सा सोडियम धीरे 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 करके अंदर आता रहता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात चल रही है। दिस इज ऑल डिस्कशन अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मतलब क्या? ये पोलराइज सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पोलराइज्ड सेगमेंट। पोलराइज सेगमेंट से क्या सोडियम की थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होती है? तो हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लीकेज बोलते हैं जिसको। सोडियम का लीकेज होता है। किस तरफ होता है? सोच के देखेंगे तो वो बाहर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंदर की तरफ ही चलेगा। ठीक है। और पोटेशियम की क्या डायरेक्शन होना चाहिए बच्चों? लीकेज की डायरेक्शन। हमने अभी देखा था कि पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल नहीं है, लेकिन सोडियम से थोड़ी ज्यादा परमिएबल है। तो पोटेशियम हमने देखा अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है, तो इसका ग्रेडियंट किस तरफ है? बाहर की तरफ है। अगर पोटेशियम को परमिशन मिलेगी तो वो किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में इन आयंस का थोड़ा सा लीकेज हो रहा है। किसका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लीकेज? प्रोटीन का। देखो, प्रोटीन पे क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही है किस चीज के लिए? मूव करने के लिए। थोड़ा सा लीकेज हो रहा है किसका? सोडियम का। किस तरफ हो रहा है? अंदर की तरफ। थोड़ा लीकेज हो रहा है पोटेशियम का। किस तरफ हो रहा है? बाहर की तरफ। अगर ऐसा होता रहता है, कैसा होता रहता है? जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको कि सोडियम अगर अंदर की तरफ लीक होता रहता है, पोटेशियम अगर बाहर की तरफ लीक होता रहता है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? सोच के देखेंगे अपन। ये वैसी बात हो गई कि हमने जो है नल बंद किया, घरों में हमारे वॉशरूम में नल होते हैं, टैप होते हैं, लेकिन उसके वाइसर में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि एक बूंद बूंद करके पानी नीचे टपकता है। अब भाई कभी हुआ तो हम हर छोटी चीज़ के लिए थोड़ी ना प्लम्बर तुरंत बुला लेते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं? बाल्टी रख देते हैं नीचे कि चलो भाई थोड़ा बहुत है तो बाल्टी भर जाएगी, उसका यूज़ कर लेंगे। अब अगर ऐसा चलता रहा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे करके तो ऊपर की टंकी खाली हो जाएगी सारी। तो बात यह है, अगर सोडियम भले ही बहुत स्लोली अंदर आ रहा है, धीरे 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 अंदर आ रहा है,
लेकिन अगर हमने ऐसा होने दिया, कैसा होने दिया, सोडियम को लंबे टाइम तक अंदर आने दिया, तो क्या होगा, सारा का सारा सोडियम अंदर आ जाएगा, तो हमारी जो पोलराइज कंडीशन थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। याद करो पोलराइज कंडीशन, पोलराइज कंडीशन में हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि सोडियम को बाहर होना चाहिए ताकि नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर रहे। अगर सोडियम अंदर आ जाएगा तो ये न्यूरॉन पोलराइज कंडीशन में नहीं रह पाएगा। तो सेल ने क्या किया, सेल के अंदर एक स्पेशल पंप चलता है। एक पंप मतलब देखो बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पढ़े, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो या तो पैसिव चैनल्स का काम करते हैं, उनमें से कुछ एक्टिव पंप्स का काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम जो है वो अंदर की तरफ लीक हो रहा था, पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ लीक हो रहा था। पहले इनको समझाया जाता है बिठा के कि गुस्सा थूक दो, ईगो छोड़ो, अपनी अपनी जगह पे लौट जाओ। दोनों मना कर देते हैं, ईगो है दोनों में, जिद्दी है। तो जब सीधे तरीके से बात नहीं बनती तो इनको उठा उठा के फेंका जाता है। पहलवान को बुलाते हैं, वो पहलवान का नाम क्या है, ये जो रेड गोला बनाया हुआ है ना मैंने, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इसी को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। ये पंप क्या करता है, देखो सोडियम अंदर आ रहा है, तो सोडियम को कहाँ ले जाना चाहते हैं हम, भाई अंदर आ रहा है तो कहाँ ले जाएंगे, बाहर। जो अंदर आ रहा है उसको कहाँ फेंको, बाहर। 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है ये। अब पोटेशियम बाहर जा रहा था तो उसको कहाँ लेके आएगा, अंदर। कितने पोटेशियम अंदर लाता है, 2। पहले तो ये पंप का नाम बोलेंगे जरा, इस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम ATPase। ATPase आपने ASE सफिक्स पढ़ा है बायो में, ASE जहां भी लग जाता है इसका मतलब ब्रेकडाउन। तो ये जो पंप है ये ब्रेकडाउन कर रहा है किसका, ATP का, टू ऑब्टेन एनर्जी। इसको क्योंकि ग्रेड आयंस को उनके नेचर के अगेंस्ट लेके जाएगा ये। देखो सोडियम का नेचर क्या है, अंदर आने का, पोटेशियम का नेचर क्या है, बाहर जाने का। इनको खींच के ऑपोजिट साइड ले जा रहे हैं, इनके नेचर के अगेंस्ट। तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी, यस। तो ये एक्टिव पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम ATPase क्या है, एक्टिव पंप। क्या करता है ये, सोडियम को बाहर लेके जाएगा, कितने सोडियम, 3। पोटेशियम को अंदर लाएगा, कितने पोटेशियम, 2। एक रूल है, कितने सोडियम बाहर जाने वाले हैं, 3। कितने पोटेशियम अंदर आने वाले हैं, 2। चलो ये एक बात तो समझ आ गई कि एक्टिव पंप है, इसको सोडियम को लेके जाना चाहिए बाहर, पोटेशियम को लाना चाहिए अंदर, ये तो ठीक है। व्हाई इट इज 3 अगेंस्ट 2, 3 के अगेंस्ट 2 क्यों है। देखो इसको हम कई तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नीट के लेवल पे बात कर लें अगर, तो आप बहुत सिंपल तरीका है सोचने का कि ये पंप जब चलता है तो आप क्या चाहते हो, कौन सी कंडीशन लाना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पोलराइज कंडीशन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पंप चले और फिर से वैसी कंडीशन लाए जिसको हमने कहा था पोलराइज कंडीशन। तो पोलराइज में आपको सोडियम कहाँ चाहिए, बाहर, बाहर चाहिए ज़्यादा, और पोटेशियम कहाँ चाहिए, अंदर। लेकिन आपको नेट पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा चाहिए, डिसाइड करें। हमने पोलराइज कंडीशन जब बनाई थी तो हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया था बाहर, हमें नेट पॉजिटिव बाहर चाहिए, नेट पॉजिटिव बाहर चाहिए, उससे कम पॉजिटिव अंदर होना चाहिए। इसलिए ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, उससे थोड़ा कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है, सो दैट बाहर नेट पॉजिटिविटी मेंटेन होगी और अंदर नेट निगेटिविटी मेंटेन होगी। अगर हमने पोलैरिटी डिस्टर्ब कर दी तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा मेम्ब्रेन का, वो तो पोलराइज्ड ही नहीं रह जाएगी। एक सिंपल तरीका है, कई तरीके हैं सोचने के। आप ये याद रख लो कि हम क्या चाहते हैं, ये पंप चले तो क्या कंडीशन आ जाए, पोलराइज कंडीशन आ जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे, थोड़े कम पॉजिटिव अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये पंप बहुत स्पेशल बात है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोलराइज के बाद अगली इंपॉर्टेंट स्टेप है डीपोलराइजेशन। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में आप स्टिम्युलेशन भी कह सकते हैं। भाई रेस्टिंग, जब आप आराम कर रहे हैं वो कंडीशन क्या है, पोलराइज। जब आप एक्टिव हो गए, एकदम जाग गए, वो उस कंडीशन को क्या बोला है यहाँ पे,
डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अब देखिए यहां पे ये एक्सॉन ड्रॉ किया हुआ है। एक्सॉन में अब आप दो सेगमेंट कंसीडर करके चलिए, ए सेगमेंट एंड बी सेगमेंट। अब मान के चलिए आप इस एक्सॉन में कितने सेगमेंट्स हैं, दो हैं, ए एंड बी। सपोज ये बी पोलराइज कंडीशन में है, सेगमेंट बी कौन सी कंडीशन में है, पोलराइज्ड। पोलराइज मतलब क्या, बाहर ज्यादा सोडियम, अंदर ज्यादा पोटेशियम, उससे भी ज्यादा प्रोटीन, बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, और अक्रॉस मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो क्या है, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन के लिए -70 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब सपोज स्टिमुलस आया सेगमेंट ए के ऊपर। अब ये स्टिमुलस क्या है, एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस विच एक्साइट्स अ सेल और टिश्यू। कोई भी बाहर से आने वाला डिस्टर्बेंस जिससे सेल या टिश्यू एक्साइट हो जाए उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे हमारे स्किन पे टच पेन टेम्परेचर फील होता है, हमारी आईज के लिए लाइट रेज स्टिमुलस हैं, हमारे ईयर के लिए साउंड वेव स्टिमुलस हैं, हमारी टंग के लिए फूड पार्टिकल स्टिमुलस हैं। ऐसे कोई भी स्टिमुलस आया न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, ये स्टिमुलस लिखा हुआ है, स्टिमुलस आया। जैसे ही स्टिमुलस आएगा जो सेल मेम्ब्रेन है, इट बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। क्या पोलराइज मेम्ब्रेन के गेट सोडियम के लिए खुले हुए थे ऑलरेडी? आंसर है नो। पोलराइज मेम्ब्रेन हमारी क्या थी, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम थी, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम थी। थोड़ा सा सोडियम लीक होता था, उसको परमिएबल नहीं कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आया सेल मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन को फुल परमिशन है कि जहां चाहे वो जाए। तो किस तरफ जाना चाहिए सोचो आप भाई, कोई भी आयन खुद के ज्यादा से कम की तरफ जाता है। अगर सोडियम के चैनल खुल गए तो इसका नेचर तो अंदर आने का है। दैट्स व्हाई सोडियम मूव्स फ्रॉम ECF टू ICF। तेजी से सोडियम अंदर आता है, ECF से ICF। अंदर आने को बोलते हैं इनफ्लक्स, ये वर्ड याद करो आप। यहां पे सोडियम जब अंदर आएगा ना ECF टू ICF, तो इसको क्या बोलना है हमें, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। So as soon as stimulus arrives, the membrane at that segment becomes freely permeable to sodium ion within a fraction of second. There is massive entry of sodium ions from ECF to ICF, that is, there is rapid influx of sodium. जैसे ही स्टिमुलस आया, सेल मेम्ब्रेन हो गई फ्रीली परमिएबल सोडियम के लिए, सोडियम चल रहा है ECF टू ICF। चलिए ठीक है, मान लिया ऐसा हो रहा है। इसके होने से होगा क्या, पड़ोस में पोलराइज मेम्ब्रेन बनाई हुई है, पोलराइज में बाहर सोडियम जब ज्यादा था तो आउटर सरफेस थी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब वो सारा का सारा सोडियम तो अंदर आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज हटके कहां आ गया, अंदर। तो क्या होगा, नाउ पोलैरिटी गेट्स रिवर्स्ड। अब क्या हो गया, सोडियम बहुत सारा अंदर आ चुका है, तो इनर सरफेस हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड और आउटर हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। बिकॉज सोडियम, मैक्सिमम सोडियम अंदर आ चुका है, इनर सरफेस क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अंदर पॉजिटिव आयन का प्रपोर्शन बढ़ गया। बट बाहर से नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि बाहर क्लोराइड भी थे। इफ यू रिकॉल, बाहर केवल सोडियम नहीं था, पोटेशियम था, लेकिन क्लोराइड भी था। अब मैक्सिमम पॉजिटिव आपने हटा दिया, बिकॉज ऑफ रिमेनिंग क्लोराइड आयंस, आउटर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पहले पोलराइज कंडीशन में क्या था, आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज थी और इनर निगेटिवली चार्ज थी। अब क्या हो रहा है, आउटर सरफेस बिकम्स निगेटिवली चार्ज, इनर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पोलैरिटी पलट गई है, रिवर्स हो गई है पूरी। पोलैरिटी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, रिवर्स। आउटर सरफेस हो गया निगेटिवली चार्ज, इनर हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, पोलैरिटी रिवर्स होने में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ने लगता है। पहले कितना था, -70 मिलीवोल्ट, पहले कितना था, -70 मिलीवोल्ट। अब यहां से बढ़ते बढ़ते -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, 100 का राइज हो गया। कितने का, 100 का राइज हो गया। -70 से बढ़ के अब ये हो जाता है +30 मिलीवोल्ट। और इस +30 को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। +30 को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। -70 का क्या नाम होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। +30 का नाम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स।
देन व्हाट इज डीपोलराइजेशन? जो पोटेंशियल -70 था, यहां से बढ़ के +30 जाने को, इस प्रोसेस को, पोटेंशियल बढ़ने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। और ये जो सेगमेंट हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे डीपोलराइज्ड सेगमेंट। पहले पोटेंशियल कितना था? -70, अब बढ़ के कितना हो गया? +30। कितने का राइज हुआ? अगर ये पूछ ले कितना बढ़ा पोटेंशियल, तो -70 टू 0, ये 70 तो ये हो गया, और उसके ऊपर +30, लगभग 100 का राइज हुआ। इस राइज होने को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। तो फिर से बोलेंगे क्या हुआ था? स्टिमुलस आया, पहले हमारा सेगमेंट पोलराइज था, रेस्टिंग था। जैसे ही आया स्टिमुलस, तो जो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए थी इम्परमिएबल, नाउ द मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। इसलिए अब सोडियम तेजी से अंदर आए। ECF टू ICF, इसको कहा था हमने इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या कहा था? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। और सोडियम अंदर आने से पोलैरिटी रिवर्स हो गई, आउटर सरफेस हो गई निगेटिवली चार्ज, इनर हो गई पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रोसेस में पोटेंशियल बढ़ने लग गया -70 टू +30। बढ़ने की प्रोसेस डीपोलराइजेशन है, और हाईएस्ट पोटेंशियल +30 एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स है। ठीक है, ये तो आया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, एक्टिव है या पैसिव है? इसमें एनर्जी खर्च होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आपको? सोडियम अंदर आया, इनफ्लक्स हुआ ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ये प्रोसेस एक्टिव है या पैसिव है? तो बच्चों सोचने का तरीका ये है, आपको ग्रेडियंट सोचना पड़ेगा, आपको बेसिक रूल पे जाना पड़ेगा। कोई भी सब्सटेंस चलता है खुद के ज्यादा लेवल से खुद के कम लेवल की तरफ। बार बार आपको बताया गया कि सोडियम बाहर ज्यादा था, अंदर बहुत कम था। सोडियम का नेचर होगा अंदर आने का, तो ये अकॉर्डिंग टू नेचर जा रहा है या ऑपोजिट टू नेचर जा रहा है? तो ये तो अकॉर्डिंग टू नेचर जा रहा है, ये वहीं जा रहा है जहां इसको जाना चाहिए। तो क्या एनर्जी लगना चाहिए इसमें? नहीं, ये एक पैसिव प्रोसेस है। सोडियम का जब इन्फ्लक्स हुआ है, ये अलोंग द ग्रेडियंट है। कैसा है ये? अलोंग द ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या आयोनिक ग्रेडियंट? देखो बच्चों, ग्रेडियंट भी दो तरह के होते हैं। कोई भी सब्सटेंस खुद के ज्यादा से खुद के कम की तरफ चलता है, ये हो गया अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और सोडियम तो एक पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन हमेशा जाता है किसकी तरफ? निगेटिव आयंस की तरफ। सोचो कि सोडियम पॉजिटिव और बाहर है, अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। तो अगर आयन के हिसाब से सोडियम मूव करेगा तो भी एक पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव की तरफ चलना चाहिए, सोडियम को अंदर ही आना चाहिए। तो किसी भी एंगल से आप देखें, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से आप देखिए या आयोनिक ग्रेडियंट के हिसाब से देखिए, ये अलोंग द ग्रेडियंट है मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसी है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल एज अलोंग द आयनिक ग्रेडियंट। अपने स्वभाव, अपने नेचर के हिसाब से ही सोडियम जा रहा है, जहां जाना चाहिए वहीं जा रहा है, एनर्जी लगने की जरूरत नहीं है। ये पैसिव प्रोसेस है। ये देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा वो लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ सोडियम ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। एक्टिव मूवमेंट है, पैसिव है। तीसरा आपका फेवरेट भी है। बच्चों को क्या है, जब कुछ क्लियर समझ नहीं आता तो बोथ या ऑल अपना फेवरेट होता है, बट हर बार वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी, सही आंसर क्या आना चाहिए? पैसिव। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये कैसी मूवमेंट है? अलोंग द ग्रेडियंट। ये मूवमेंट कैसी है? अलोंग द ग्रेडियंट। सोडियम का इनवर्ड मूवमेंट कैसा है? अलोंग द ग्रेडियंट है। अब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या अलोंग द आयनिक ग्रेडियंट है? तो आपको बोलना पड़ेगा अलोंग द ग्रेडियंट में बोथ concentration as well as ionic gradient। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये भी अलोंग द नेचर हो गया, तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल एज अलोंग द आयनिक ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सो इज इट अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट? अभी हमने आंसर निकाला, क्या बोलना है इसका आंसर? जल्दी बोलिए। अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट? दिस इज
अलोंग द ग्रेडियंट। कैसा है? अलोंग द ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज आयोनिक ग्रेडियंट, दोनों के हिसाब से अलोंग द ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ेंगे। अगली स्टेप है बेटा रीपोलराइजेशन। पहली स्टेप क्या थी? रेस्टिंग वाली, पोलराइज्ड। कंडीशन नंबर 2 थी जब वो स्टिमुलेट हुआ था, स्टिमुलस आया था, पोटेंशियल बढ़ने लग गया था, उसको हमने कहा था डीपोलराइजेशन। स्टेप थर्ड इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब यहां पे 3 सेगमेंट अज्यूम करिए आप इस एग्जॉन में कितने सेगमेंट ले मान के चलेंगे? 3, ए बी सी। 3 सेगमेंट्स अज्यूम करिए, ए बी एंड सी। सपोज सी सेगमेंट जो है ये एक नॉर्मल सेगमेंट है, पोलराइज सेगमेंट है। सी सेगमेंट क्या है? नॉर्मल मतलब पोलराइज, आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज, इनर सरफेस निगेटिवली चार्ज, पोटेंशियल है RMP माइनस 70 मिलीवोल्ट। अब सेगमेंट जो सेगमेंट ए में हुआ था पुराने डायग्राम में वो रिपीट होगा सेगमेंट बी में। जो सेगमेंट ए में हुआ था अब वो रिपीट होगा सेगमेंट बी में। नॉर्मल सी बात है, जो सेगमेंट एक्साइट हो चुका है अब उसके अगले वाला जो नॉर्मल है वो एक्साइट होगा। भाई ए तो एक्साइट हो चुका था, डीपोलराइज हो चुका था, उस टाइम पे बी था पोलराइज, अब बी की बारी है किसकी? डीपोलराइजेशन की। तो अब सेगमेंट बी में खुलेगा कौन सा चैनल? सोडियम। सोडियम का होगा रैपिड इनफ्लक्स, तो इसमें भी पोलैरिटी हो जाएगी रिवर्स। आउटर सरफेस बिकम्स निगेटिवली चार्ज, इनर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, पोटेंशियल बढ़ेगा -72 +30। +30 को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, और इस पोटेंशियल बढ़ने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो जो सेगमेंट ए में हुआ था अब रिपीट हुआ है सेगमेंट बी में। लेकिन ए में क्या होगा? अब जो ऑलरेडी हो चुका है डीपोलराइज, आइडियली सोडियम अंदर आया था, सोडियम को बाहर जाना चाहिए। आइडियली देखा, अगर आप सोचेंगे डीपोलराइजेशन में क्या होता, सोडियम अंदर आया था, क्या होना चाहिए? सोडियम को बाहर जाना चाहिए। स्टबन है, जिद्दी आयन है, मना कर दिया उसने। सेल के अंदर मीटिंग बुलाई गई कि भाई क्या किया जाए, सोडियम ने तो रिफ्यूज कर दिया। तो पोटेशियम आयन त्याग समर्पण की भावना दिखाता है, सेक्रीफाइस करना चाहता है। मतलब वैसी बात हो गई कि कोई मेहमान घर के अंदर आए, अब मेहमान का मन लग गया, जाने को तैयार नहीं है। घर वाले परेशान हो रहे हैं, बच्चों की एग्जाम है, आपस में बात करें कि कब जाएंगे, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि जाने को तैयार नहीं है। तो सेल के अंदर मीटिंग होती है। तो बात यह है कि सोडियम अंदर आया था, आइडियली सोडियम को बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर नहीं जा रहा है तो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाए। अरे बैलेंस करने के लिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाए। तो फिर क्या होता है, जब सोडियम का हो चुका है इनफ्लक्स पूरा, सोडियम का क्या पूरा हो चुका है? इनफ्लक्स, मतलब क्या पूरा हो चुका है? डीपोलराइजेशन। उसके जस्ट बाद खुलता है कौन सा चैनल? पोटेशियम चैनल। soon after depolarization there is opening of potassium channels, and within fraction of seconds potassium ions rapidly move from ICF to ECF. पोटेशियम कहाँ ज्यादा थे? अंदर। अगर परमिशन दे दी जाए तो किस तरफ जाएंगे? बाहर। तो जब अंदर से बाहर जाते हैं इस मूवमेंट को बोलते हैं ई फ्लक्स। ध्यान रखिए आप, पोटेशियम चल रहा है कहां से कहां पे? ICF टू ECF। बाहर जाने को क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स। तो जैसे जैसे पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कम होने लग जाता है, और पोटेंशियल कम होने को क्या बोलते हैं हम? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। तो स्टूडेंट्स खिचड़ी पका देते हैं यूजुअली। आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी बेस जब हो रहा है डीपोलराइजेशन, क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो उस टाइम पे केवल सोडियम का इनफ्लक्स ध्यान रखना है आपको। अब जब हो रहा है रीपोलराइजेशन, क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन। तो एनसीईआरटी ने लिखा है इट इज एसोसिएटेड विद रैपिड ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो इसमें केवल पोटेशियम याद रखो कि बाहर की तरफ जा रहा है, ई फ्लक्स हो रहा है, इससे पोटेंशियल कम होने लग जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम? रीपोलराइजेशन। तो जब जब पूछा जाए डीपोलराइजेशन तो एक ही आंसर देना है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। जब पूछा रीपोलराइजेशन तो भी एक ही आंसर देना है, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। चलिए मान लिया कि रीपोलराइजेशन पूरा हो गया।
सोडियम अंदर आया था, पोटेंशियल बढ़ गया। सोडियम को बाहर जाना चाहिए, वो तो नहीं गया बाहर, पोटेशियम बाहर गया। कौन बाहर गया? पोटेशियम बाहर गया। इससे पोटेंशियल कम होने लग गया। मान लिया कि पोटेंशियल चलिए नॉर्मल पे आ गया, -70 पे आ गया, तो क्या इसको नॉर्मल सेगमेंट डिक्लेयर कर देंगे क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसा सेगमेंट जो रीपोलराइज्ड हो गया है, क्या हो गया? रीपोलराइज्ड, क्या उसको हम नॉर्मल सेगमेंट या पोलराइज सेगमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? कैसे सोचेंगे? एक पोलराइज कंडीशन में मुझे बताइए सोडियम कहां ज्यादा होना चाहिए? बाहर। और पोटेशियम कहां ज्यादा होना चाहिए? अंदर। क्या इसमें ऐसा हो चुका है क्या? नहीं। इसमें जो सोडियम अंदर आया था डीपोलराइजेशन के टाइम पे, वो बाहर नहीं गया अभी तक, वो अंदर ही अटका हुआ है। और जो पोटेशियम बैलेंस करने के लिए बाहर गया था, वो बाहर ही अटका हुआ है। ये सेगमेंट भले पोटेंशियल के टर्म्स में नॉर्मल है, किसके टर्म्स में नॉर्मल है? पोटेंशियल के टर्म्स में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस नॉर्मल नहीं है। सोडियम अंदर आया था, पोटेंशियल बढ़ गया, +30 हो गया। बैलेंस बनाने के लिए पोटेशियम बाहर गया था, पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल के हिसाब से नॉर्मल हो चुका है, लेकिन क्या आयंस उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां उनको होना चाहिए पोलराइज कंडीशन में? बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। सोडियम जो अंदर आया था, अंदर ही अटका हुआ है। पोटेशियम जो बाहर गया था, बाहर ही अटका हुआ है। क्या ऐसा सेगमेंट फिर से इंपल्स कंडक्ट कर सकता है क्या? क्या ये डीपोलराइज हो सकता है क्या? इसका डीपोलराइजेशन तब होगा जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा। बाहर से अंदर आएगा, वो तो अंदर ही अटका हुआ है अभी। ये सेगमेंट इसमें आगे डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से पोलराइज्ड अभी नहीं हुआ। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको ये सब समझ के। देखो, अगर आप सोचेंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे कंडीशंस को, तो एग्जाम में फिर नए सिरे से सोचना पड़ता है, तो हम ऑल ऑफ सडन दिमाग नहीं लगा पाते। सब प्रिपेयर्ड जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सोडियम अंदर आया था, डीपोलराइजेशन हो गया, पोटेशियम बाहर गया था, रीपोलराइजेशन हो गया। क्या ये नॉर्मल पोलराइज सेगमेंट है? कैन इट कंडक्ट एनी मोर इंपल्स? आंसर है नो। ये अगली इंपल्स ट्रांसमिट करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, कुछ ना कुछ तो बाकी है। देखें जरा क्या बाकी है। ये देखिए, फिर से हमारा पहलवान बुलाना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या हुआ था? सोडियम अंदर आया था, उसको हमने बोला था डीपोलराइजेशन। के बाद पोटेशियम बाहर गया, उसको हमने बोला रीपोलराइजेशन। अब दोनों फिर सेल के अंदर मीटिंग होती है, राउंड टेबल मीटिंग। इनको बोलते हैं अपनी अपनी जगहों पे लौट जाओ, ईगो छोड़ो, गुस्सा थूक दो, नाराज फूफा मत बनो दोनों जन। सोडियम को बोलते हैं आप अंदर आए थे, काम हो गया, बाहर जाओ, मना कर देता है, बोले पहले पोटेशियम को भेजो। पोटेशियम जो बाहर अटका हुआ है वो भी अंदर आने को तैयार नहीं है। तो वही बात है, अब सीधे तरीके से काम नहीं होता तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। एंड में अब वापस से काम करेगा कौन? सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase। क्या करने वाला है ये? सोडियम को फेंकेगा बाहर, पोटेशियम को लाएगा अंदर। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लाना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल कंडीशन, दैट इज पोलराइज कंडीशन। मैं क्वेश्चन याद दिला दूं, हम क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन, पोलराइज कंडीशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सोडियम अंदर आया था उसको करना पड़ेगा बाहर, और जो पोटेशियम बाहर गया था उसको करना पड़ेगा अंदर। कितने सोडियम बाहर जाएंगे? 3। कितने पोटेशियम अंदर आएंगे? 2। इस पंप का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम ATPase। क्या ये एक्टिव है या पैसिव है? ऑब्वियस सी बात है, आप आयंस को लेके जा रहे हैं, उनके नेचर के अगेंस्ट इट विल नीड एनर्जी। ये एक एक्टिव पंप है, और ये करता क्या है? इट हेल्प्स इन रीगेनिंग ओरिजिनल पोलराइज्ड कंडीशन। जो बिल्कुल नॉर्मल पोलराइज कंडीशन थी, हम ये फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंप के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आया थोड़ा थोड़ा समझ के? पूरा आया? अगर इनको स्टेप बाय स्टेप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से एक भी क्वेश्चन आई थिंक गलत नहीं होगा, अगर आप ये सब लर्न कर लेते हैं ढंग से। शॉर्ट में हम एक बार सीक्वेंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या था? पोलराइज था। जब न्यूरॉन या कोई सेगमेंट पोलराइज कंडीशन में है तो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर है यस, करेगा। ध्यान रखना है आपको, पोलराइज सेगमेंट में, किसमें? पोलराइज सेगमेंट में, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप वर्क
करता है। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? टू मेंटेन पोलराइज्ड कंडीशन, टू मेंटेन पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड कंडीशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इक्वल या अनइक्वल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अनइक्वल, नेट पॉजिटिव बाहर, नेट नेगेटिव अंदर। तो ये क्या करता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को मेंटेन करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अगली स्टेप डीपोलराइजेशन। मतलब क्या? वो जब सोडियम अंदर आया था, पोटेंशियल बढ़ गया था, इसको हमने क्या बोला है? डीपोलराइजेशन। इसके बाद फिर पोटेशियम का ई फ्लक्स हुआ था, इससे हुआ रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के एंड में फिर से चलने लग जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। तो रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, और जब रीपोलराइजेशन पूरा हो गया उसके एंड में भी सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। तो ये जब पोलराइज कंडीशन को लाने के लिए भी काम कर रहा है और मेंटेन करने के लिए भी काम कर रहा है। इट वर्क्स टू रीगेन आरएमपी एज वेल एज इट वर्क्स टू मेंटेन आरएमपी। दोनों ही सही है, लाने के लिए भी काम कर रहा है, बनाए रखने के लिए भी काम कर रहा है। इनमें से कौन सी स्टेप पहली है? ये गलत क्वेश्चन है। ये तो सर्कल में कोई भी स्टेप पहली और कोई भी आखिरी है, कहीं से भी चालू करिए घूमेगा इसी तरीके से। आप डीपोलराइजेशन से चालू करोगे तो आखिरी पोलराइज हो जाएगा। ये तो साइकिल है, पोलराइज, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पंप, पोलराइज, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पंप, पोलराइज, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पंप, इस तरीके से चलता जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब एक अगला क्वेश्चन है, ये सोचना है आपको कि जब हो रहा है पोटेशियम का ई फ्लक्स, पोटेशियम का क्या हो रहा है? ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना। कब बाहर गया था? रीपोलराइजेशन के टाइम पे बाहर गया था, अगर आप रिकॉल करते हैं। Efflux of potassium during repolarization, efflux of potassium during repolarization एक्टिव है या पैसिव है, ये बताना है आप। अलोंग द ग्रेडियंट है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट है? चलो सोच के देखते हैं इसको, क्या सोचना है। सोडियम अंदर आ चुका था, सोडियम अंदर आ चुका था, और बाहर वाली सरफेस हो गई थी निगेटिवली चार्ज्ड और अंदर वाली हो चुकी थी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कंडीशन है कब की? ये डीपोलराइजेशन हो चुका था। क्या हो चुका था? डीपोलराइजेशन। अब इसके जस्ट बाद क्या होना है? रीपोलराइजेशन। अब पोटेशियम के बारे में सोचो, पोटेशियम तो अंदर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है। अब जैसे ही डिपोलराइजेशन पूरा हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स पूरा हो जाएगा, पोटेशियम तो ऑलरेडी अंदर ही है उस टाइम पे। जैसे ये पूरा होगा तो चैनल खुलेंगे पोटेशियम के। अब आपको इमेजिन करना है पोटेशियम कहाँ ज्यादा था? अंदर। कहाँ कम था? बाहर। परमिशन मिलेगी तो किधर जाएगा? बाहर जाएगा। तो ये अलोंग द ग्रेडियंट है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट है? अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, और अंदर से बाहर जा रहा है, तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक बात, अगर हम आयनिक ग्रेडियंट के हिसाब से सोचते हैं, जब सोडियम अंदर आया था तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया था और बाहर की तरफ निगेटिव का बढ़ गया था। और पोटेशियम एक पॉजिटिव आयन है। अब एक पॉजिटिव आयन जा रहा है अगर निगेटिव आयन की तरफ, पॉजिटिव आयन जा रहा है किसकी तरफ? निगेटिव आयन की तरफ, तो ये भी तो अलोंग द ग्रेडियंट ही है, आयनिक ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन ये है जो लिखा हुआ है कि जब पोटेशियम का हो रहा है ई फ्लक्स बाहर की तरफ, एक्टिव है या पैसिव है? मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट है कि अलोंग द ग्रेडियंट है? तो आंसर आएगा ये मूवमेंट कैसी है? बोलो बच्चों, क्या कंक्लूड किया हमने? ये मूवमेंट पैसिव है। कैसी मूवमेंट है? पैसिव है। क्योंकि हो रही है अलोंग द ग्रेडियंट। कैसी हो रही है? अलोंग द ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन भी प्लस आयोनिक ग्रेडियंट भी। पोटेशियम जब बाहर जा रहा है ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, अलोंग द आयोनिक ग्रेडियंट भी है, मतलब वो भी पैसिव है। जैसा कि सोडियम जब अंदर आया था ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, सोडियम जब अंदर आया था ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन वो भी था पैसिव, और अब जब पोटेशियम बाहर जा रहा है ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ये भी है पैसिव मूवमेंट।
आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं, एक और डिस्कशन एनसीईआरटी में है, सिग्निफिकेंस ऑफ करंट फ्लो। मतलब उन्होंने थ्योरी में तो कुछ खास नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में ये एरो करंट फ्लो का बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको। चलिए पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन क्या है। ये सेगमेंट रिकॉल करिए आप, सेगमेंट बी क्या है? पोलराइज्ड। कैसे पता किया कि पोलराइज्ड है? अगर पोलराइज डीपोलराइज नाम गायब कर दिए तो कैसे देखना है? अगर बाहर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज और अंदर दिख रहा है निगेटिव चार्ज, तो हम समझ जाएंगे कि रेस्टिंग कंडीशन है, ये पोलराइज कंडीशन है। तो बी सेगमेंट क्या है? पोलराइज्ड। ए में हमें बाहर दिख रहा है कौन सा चार्ज? निगेटिव, और अंदर दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स है, मतलब ये क्या है? डीपोलराइज्ड। तो सेगमेंट ए क्या है? डीपोलराइज्ड। सेगमेंट बी क्या है? पोलराइज्ड। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि करंट फ्लो की डायरेक्शन ए टू बी है या बी टू ए है, आप क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या बोलना है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या है? ए टू बी और बी टू ए? आंसर है बोथ। आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ध्यान से देखिए आप, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है बी टू ए। आउटर सरफेस पे क्या है? बी टू ए। बात खत्म। चलिए इनर पे बोलिए। इनर पे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है ए टू बी। इनर सरफेस पे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या है? ए टू बी। आउटर सरफेस पे है बी टू ए, इनर सरफेस पे है ए टू बी। अब आखिर ऐसा क्यों है? आप बोलोगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है। चलो ठीक है भाई, करंट का नेचर ही होता है, वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है सर्किट का फ्लो या करंट फ्लो का सर्किट पूरा करने के लिए। लेकिन कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या इसका? क्या इसका हमारे बायो में कोई इंपॉर्टेंस है, कोई महत्व है क्या? देखिए, एक चीज हम समझें कि स्टिमुलस एक बार आता है भाई, आपकी स्किन पे जो भी फील होता है स्टिमुलस, टच पेन, टेम्परेचर, उसका स्टिमुलस एक ही बार आता है भाई। एक बार स्टिमुलस आया अपने आप ब्रेन तक पहुंच जाता है। ऐसा थोड़ी कि हर सेगमेंट में अटक गया फिर से डंडा मार रहे हैं अपन आगे बढ़ा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि स्टिमुलस एक ही बार आएगा, सेगमेंट ए पे आएगा, तो सेगमेंट ए में तो हो गया डीपोलराइजेशन। क्या सेगमेंट बी के लिए फिर से स्टिमुलस आएगा क्या? क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि बार बार स्टिमुलस आएगा? नहीं, ये अजीब बात है। स्टिमुलस तो एक ही बार आता है। एक बार आता है तो आप ए का डीपोलराइजेशन तो समझा दिया आपने, बी क्यों होगा? इसका क्या आंसर है? बी का डीपोलराइजेशन क्यों होगा? अब समझिए आप, ए भी पहले बी था, ए पहले क्या था? बी। मतलब जो आज डीपोलराइज्ड है वो पहले क्या था? पोलराइज्ड। मतलब वो भी बाहर से था पॉजिटिव और अंदर से था निगेटिव। जैसे ही इस सेगमेंट में स्टिमुलस आया, ए सेगमेंट अंदर से क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जैसे ही अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हुआ, करंट चला ए से बी तक। जैसे ही ये करंट पहुंचा बी के ऊपर, जैसे ही करंट ए से चला कहां पर? बी पर, ये बी को भी स्टिमुलेट कर देगा डीपोलराइजेशन के लिए। बी को स्टिमुलेट कर देगा किस चीज के लिए? डीपोलराइजेशन के लिए। बी सेगमेंट में भी खुल जाएगा सोडियम चैनल। सोडियम चैनल खुल जाएगा। अरे ए में खुला था जो, वो किस में होगा? बी में। as soon as current arrives in the segment B, it triggers depolarization in B segment. अब B में सोडियम खुलेगा तो सोडियम अंदर आएगा, तो B अंदर से हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जैसे B अंदर से हुआ पॉजिटिवली चार्ज, फिर करंट चलेगा B से C की तरफ, अंदर ही अंदर। C में हो जाएगा डीपोलराइजेशन, मतलब C भी अंदर से हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर C में करंट, फिर C से D चलेगा करंट। इनर सरफेस पे करंट फॉरवर्ड चल रहा है। इनर सरफेस पे करंट कैसा चल रहा है? फॉरवर्ड। देखिए मैं समझाता हूं इनर सरफेस पे फॉरवर्ड कैसे चल रहा है। ए बी सी डी, पहले सारे के सारे क्या थे? पोलराइज थे।
अब मान लिया ए में हो चुका है डीपोलराइजेशन, ए में क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन, मतलब ये अंदर से हुआ पॉजिटिवली चार्ज, तो इससे करंट चलेगा बी की तरफ, क्योंकि बी पोलराइज था, बी क्या था, नॉर्मल था पहले। ये सारा सबका सब क्या है, पोलराइज्ड है। अभी केवल सेगमेंट ए में हुआ है डीपोलराइजेशन, अब इससे करंट चला किसकी तरफ, बी की तरफ, तो बी में भी सोडियम चैनल खुलेगा, सोडियम का होगा इनफ्लक्स, और बी की पोलैरिटी पलट जाएगी, बी की पोलैरिटी भी पलट जाएगी, मतलब बी बाहर से हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, अंदर से हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फिर बी से करंट चला सी की तरफ, सी क्या था, पोलराइज्ड, फिर जैसे ही करंट जाएगा उसमें सोडियम चैनल खुलेगा सी में, तो इसमें होगा सोडियम का इनफ्लक्स, तो फिर ये बाहर से हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, अंदर से हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब डीपोलराइज। फिर डी से करंट, सी से करंट चलेगा डी की तरफ, ए डीपोलराइज हो गया तो इसकी जिम्मेदारी है बी को डीपोलराइज करे, फिर उसकी जिम्मेदारी है सी को डीपोलराइज करे, फिर उसकी जिम्मेदारी डी को करे, ए बी सी डी जेड तक करे। एक सेगमेंट स्टिमुलेट हुआ तो अगले वाले को स्टिमुलेट करता चला जाएगा, बार बार स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। अच्छा, आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है वो भी देखें हम। आउटर पे क्या हो रहा है, देखिए करंट चल रहा है डीपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड, करंट चल रहा है डीपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड। जैसे ही ये करंट मतलब पोलराइज्ड टू डीपोलराइज गया, आउटर सरफेस पे करंट कैसा चला, पोलराइज्ड टू डीपोलराइज, पोलराइज टू डीपोलराइज, तो इससे डीपोलराइज सेगमेंट में ट्रिगर हो जाएगा रीपोलराइजेशन। डीपोलराइज सेगमेंट में क्या ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल पे आने के लिए इसमें पोटेशियम चैनल खुलेंगे। अब जो मैं कह रहा हूं उसको लिख के बताता हूं आपको प्रॉपर, शायद और अच्छे से कैच कर पाएंगे आप इसको। देखिए इसको हम समझते हैं, current from सेगमेंट, या सेगमेंट की वजह हम सपोज पोलराइज डीपोलराइज के टर्म समझ, करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम depolarized to polarized segment on inner surface, on inner surface, and triggers depolarization in polarized segment। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? इनर सरफेस पे करंट चला डीपोलराइज टू पोलराइज, इनर पे चला डीपोलराइज टू पोलराइज, उससे पोलराइज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। ऐसे आउटर सरफेस पे उल्टा होगा, देखिए ऑन आउटर सरफेस करंट कैसे चल रहा है, पोलराइज टू डीपोलराइज्ड, पोलराइज टू डीपोलराइज चला, और इससे डीपोलराइज में क्या हो गया, ट्रिगर किया इसने क्या चीज, ट्रिगर्स रीपोलराइजेशन, ट्रिगर्स रीपोलराइजेशन इन डीपोलराइज सेगमेंट। करंट ऑन आउटर सरफेस फ्लोज फ्रॉम पोलराइज टू डीपोलराइज, और इससे डीपोलराइज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। जो सेगमेंट एक्साइट हो गया मतलब डीपोलराइज हो गया, उसकी जिम्मेदारी है कि अगला जो नॉर्मल है मतलब पोलराइज्ड है उसको भी स्टिमुलेट करे, मतलब डीपोलराइज करे। ठीक इसी तरह जो पोलराइज था
उसकी ये ड्यूटी है कि जिसमें हो चुका है डीपोलराइजेशन उसको किस पे लाए, नॉर्मल पे, पोलराइज पे लाए। तो करंट फ्लो का ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। एक फिजिक्स वाला आप सर्किट कंप्लीट बोल सकते हो, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेगमेंट डीपोलराइज होते जाएंगे, स्टिमुलेट होते जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में सेगमेंट रीपोलराइज मतलब नॉर्मल पे लौटते जाएंगे। इस तरीके से काम चलता है। आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो हमने पढ़ा अभी तक, उसी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे बच्चों पहले ध्यान से आप समझो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या शो किया है मैंने। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है, टाइम। वाई पे मैंने शो किया है पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, वाई पे है पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट। अब देखिए बहुत सारे मिलीवोल्ट के मैंने लैंडमार्क्स बना रखे हैं। एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है 90 मिलीवोल्ट, फिर मैंने ड्रॉ करा हुआ है क्या, -70 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट, 0, +30। अब यहां से समझें आप कि पहले स्टिमुलस आएगा, क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा। मान लिया कि हमने ये स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया, एक्सॉन के एक पॉइंट पे क्या आया, स्टिमुलस आया। और जैसे ही स्टिमुलस आता है एक चैनल खुलता है। अगर आप रिकॉल करेंगे कौन खुलेगा, सोडियम चैनल। और सोडियम का होगा रैपिड इनफ्लक्स। सोडियम का जब इनफ्लक्स होता है तो पोटेंशियल बढ़ता है। ये देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा है, -70 से -55 तक धीरे धीरे चैनल खुलते हैं सोडियम के। तो आप देखेंगे स्लो राइज हो रहा है। और -55 को कहा जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। द मोमेंट पोटेंशियल रीचेस टू -55 इट ट्रिगर्स फास्ट सोडियम चैनल्स। अब सोडियम चैनल तेजी से खुलते हैं, तो और ज्यादा तेजी से, पहले वाई पे स्लो जा रहा था, अब वाई पे और तेजी से जा रहा है। और पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट, विच इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो आपको यहां जर्नी साफ दिख रही है, -70 से लेके +30, -70 से लेके +30। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बढ़ने को डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। किसके कारण हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है। अब इसमें ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। आप इतने याद रखिए, स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल खुले, पोटेंशियल बढ़ रहा है -70 टू +30, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। +30 को हमने क्या कहा है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। अब इसके बाद जैसे ही अचीव हो जाता है डीपोलराइजेशन, फटाफट खुलते हैं कौन से चैनल, पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम चैनल खुलेंगे और पोटेशियम आयन तेजी से बाहर जाएंगे, रैपिड ई फ्लक्स होगा पोटेशियम का। क्या होगा, रैपिड ई फ्लक्स। उससे पोटेंशियल कम होने लग जाएगा। ये कम होने को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। फिर एक और एक्स्ट्रा बात है, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, समझ लो आप। व्हेन द पोटेंशियल फॉल्स बिलो -70, एक छोटा सा सेगमेंट ऐसा देखा गया है, -70 से नीचे -90 तक जाता है पोटेंशियल, फॉल्स फ्रॉम -70 टू -90। तो -70 से -90 वाले सेगमेंट को कहा गया है हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहा गया है, हाइपर पोलराइजेशन। ध्यान से देखेंगे आप, ये जो सेगमेंट है, ये जो ग्रीन वाला नीचे आ रहा है, -70 से किसके बीच में, -90, -70 टू -90, इसको क्या कहा गया है, हाइपर पोलराइजेशन। इसके बाद आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, आरएमपी रीगेन हो जाएगा, आरएमपी इज रीगेन्ड। तो इस कहानी से, मतलब इस ग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वाई पे क्या है, पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट। पहले कितना था, आरएमपी -70 मिलीवोल्ट। स्टिमुलस आया, जैसे ही स्टिमुलस आया सोडियम के चैनल खुलेंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और पोटेंशियल बढ़ेगा -70 टू +30। ये नीचे वाला हाथ क्या है, -70, ऊपर वाला हाथ क्या है, +30। तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। और हाईएस्ट +30 को क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। ये किसके कारण हो रहा है, जल्दी बोलेंगे, कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है डीपोलराइजेशन के लिए, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इसके बाद खुलेगा पोटेशियम चैनल, तो फिर पोटेंशियल कम होने लग गया। ये देखें आप, +30 से कम हो रहा है -70 तक, +30 से -70 तक। ये नीचे आने को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। What is hyperpolarization? When RMP or the potential across membrane falls below -70 to -90, this is called hyperpolarization.
फिर RMP -70 रीगेन हो जाता है और यहाँ रीगेन करने के लिए पंप काम कर रहा है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को किन किन तरीके से पूछते हैं, एक तो NCERT बेस्ड थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी होता है, उसी चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पूछ सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो फंडामेंटल्स अच्छे करिए, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करिए, फिर आपकी ग्रेस्पिंग कितनी हुई है उसको एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। पूरा इंडिया NCERT पढ़ रहा है, लाइन खींच रहा है रंगारंग कार्यक्रम, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, उन लाइंस को पढ़ के क्या आपने सही मतलब निकाला है कि नहीं निकाला है, इस बात को जांचने परखने का, एनालाइज करने का क्या पैरामीटर है हमारे पास। सो यू मस्ट हैव अ पूल ऑफ गुड क्वालिटी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस। आपके पास NCERT बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होना चाहिए। वो कोई पब्लिकेशंस की बुक्स हो सकती हैं, किसी इंस्टीट्यूट का कंटेंट हो सकता है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज आप कर रहे हैं वो हो सकता है, व्हाटएवर। तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी का जस्टिफिकेशन ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए और सब के सब NCERT बेस्ड होने चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस के थ्रू आप जाएंगे तो जहाँ जहाँ पे कई कॉन्सेप्ट आपके फंस रहे हैं ना वो ब्रश अप हो जाएंगे। तो थ्योरी एंड क्वेश्चंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों से एक दूसरे को सीखा जाता है। बेटर थ्योरी आएगी, क्वेश्चंस अच्छे से होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से होंगे तो थ्योरी और अच्छे से समझ आएगी आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में। थैंक यू।